तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम देखेंगे फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है। सॉरी, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है, तो शायद आपको आवाज़ में थोड़ा सा मसला लगे। अच्छा जी, फाइल हैंडलिंग और विंडोज़ कंट्रोल हम ऑलरेडी पढ़े थे, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है। फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है? फाइल हैंडलिंग बेसिकली जैसे सी प्लस प्लस में आप लोगों ने पढ़ी थी कि फाइल की एक क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसके में हम फाइल का नाम देते हैं, ओपन करते हैं, फिर रीड राइट करते हैं, फिर क्लोज करते हैं। तो इसमें भी ना अप्रोक्सीमेटली वही प्रोसीजर होता है, लेकिन ये बड़े आसान होते हैं। इसमें बहुत सारी क्लासेस होती हैं। उसमें तो हम वो फाइल स्ट्रीम वाली यूज़ करते थे सिर्फ, इसमें काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं। तो हम सबसे पहले जो फाइल को रीड राइट करना सीखेंगे वो हम स्ट्रीम के ज़रिए सीखेंगे। स्ट्रीम्स, ठीक है। स्ट्रीम बेसिकली क्या होती है? स्ट्रीम होती है फ्लो ऑफ करैक्टर, फ्लो ऑफ बिट्स। आपने देखा कि जब आपने सी प्लस प्लस पढ़ी तो उसमें आयो स्ट्रीम वगैरह या एफ स्ट्रीम वगैरह यूज़ करते रहते हैं। तो वो स्ट्रीम उस वक्त भी मैंने बताया था, स्ट्रीम का मतलब है कि ये फ्लो ऑफ डेटा होता है किसी चीज़ का। तो जब आपने कंसोल पर कोई चीज़ प्रिंट करानी होती है तो वो स्ट्रीम की फॉर्म में जाती है, वन बाय वन करैक्टर जाता है, ठीक है, या वन बाय वन बिट बाइट जाते हैं। आपको सारा इकट्ठा नजर आ रहा था क्योंकि वो इतनी जल्दी इतना तेज जाता है कि वो आपको फील नहीं होता। ठीक है। तो बैकएंड पे डाटा स्ट्रीम की फॉर्म में ट्रेवल करता है। स्ट्रीम जैसे बहाव होता है, नदी होती है, इसी फॉर्म में डाटा भी आपका एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रीम की फॉर्म में जाता है, बिट बाय बिट जाता है, या करैक्टर बाय करैक्टर जाता है, या बाइट बाय बाइट जाता है। तो स्ट्रीम के जरिए ही हम इसमें पहले देखेंगे। स्ट्रीम की क्लास होती है जो कि हमारे पास किस नेम स्पेस में पड़ी होती है? सिस्टम डॉट आयो। ठीक है, ये नेम स्पेस होती है हमारी सिस्टम डॉट आयो। उसमें हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होती हैं। हमारे पास फाइल की क्लास भी होती है, स्ट्रीम्स की क्लास भी होती है। ठीक है। अब स्ट्रीम्स में हमारे पास स्ट्रीम रीडर और स्ट्रीम राइटर होते हैं। ठीक है, राइटर की क्लास होती है। तो इन क्लासेस के जरिए हम डाटा को रीड या राइट करवाते हैं। फिर फाइल की क्लास होती है, इसके भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आपने डाटा रीड या रीड करना है तो फाइल की क्लास के जरिए भी हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसको अब कैसे रीड या राइट करते हैं। तो सबसे पहले ये आपको कोड नज़र आ रहा होगा विजुअल स्टूडियो का। ये कंसोल एप्लीकेशन है जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है। इसमें सबसे पहले आपने ये यूजिंग सिस्टम डॉट आयो इंक्लूड करना होता है। जिस तरह आप एफ स्ट्रीम इंक्लूड कराते थे, इसमें सिस्टम डॉट आयो, आयो का मतलब होता है इनपुट या आउटपुट। ठीक है, सिस्टम डॉट आयो, इसके थ्रू हम फाइल को रीड या राइट करेंगे। तो नीचे देखें, यहाँ पे ये क्लास प्रोग्राम है, स्टैटिक है, मेन है। मेन में मैंने लिख दिया कोड अभी आपको समझाने के लिए। सबसे पहले हमारे पास ना एक फाइल होती है, जिस फाइल में आपने डेटा रीड या राइट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक फाइल होगी, उस फाइल में डेटा रीड या राइट करना है। अब वो फाइल कहाँ पर आपने बनानी है, कहाँ पर रखनी है? वो फाइल होनी चाहिए जिस फोल्डर में ये एग्जी पड़ी होगी ना, उसी फोल्डर में आपकी फाइल पड़ी होनी चाहिए। सी प्लस प्लस में भी ऐसे करते थे ना आप, कि जहाँ पर आपके प्रोग्राम पड़ा होता था वहीं पर आप फाइल क्रिएट करते थे। आल्दो कि किसी और जगह भी क्रिएट की जा सकती है, फिर हमें उसका पाथ देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें बेसिकली फाइल जो है वो कहाँ पे स्टार्ट, इनिशियली फाइल कहाँ पड़ी होनी चाहिए, जहाँ पर आपका ये एक्सी पड़ी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी जगह है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं राइट क्लिक करूँगा,
इस प्रोजेक्ट पे, और मैं लिखूंगा, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करूंगा ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। तो हमारे पास जिस फोल्डर में हमारी फाइल पड़ी होगी उस फोल्डर में हम नीचे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मैं इसका नाम रखा था C#2। अब इसमें ना एक होती है bin का फोल्डर, bin, उसको क्लिक करना है। उसके अंदर डीबग का फोल्डर है, उसके अंदर .NET 5.0 जो भी है वो आपने ओपन करते जाना है। तो आपकी जो एक्जी पड़ी होती है ना, bin यानी डीबग के फोल्डर में पड़ी होती है। आपकी जो एक्जी पड़ी होती है .exe फाइल, वो किस में पड़ी होती है, bin डीबग उसके आगे फोल्डर में। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की हुई है myfile.txt। तो यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोड में आता हूँ। हमारे पास दो क्लासेस होती हैं, स्ट्रीम राइटर की और स्ट्रीम रीडर की। ये स्ट्रीम राइटर की और स्ट्रीम रीडर की C++ में कौन सी होती थी, एफ स्ट्रीम, और उसका हम ऑब्जेक्ट बना देते थे कोई भी ABC या F। ठीक है, ऐसे करते थे ना। तो इसमें कौन सी फाइल कौन सी क्लास होती है, स्ट्रीम राइटर की या स्ट्रीम रीडर की। इसमें आपको पता है कभी कभी आपके पास आई स्ट्रीम होता था या आपके पास ओ स्ट्रीम होता था, दो होते थे ना अलग-अलग। आई स्ट्रीम जो है वो इनपुट करने के लिए यानी रीड करने के लिए, ओ स्ट्रीम जो है आउटपुट करने के लिए यानी राइट करने के लिए। तो इसमें भी क्लासेस हैं, नाम चेंज है। इसमें स्ट्रीम राइटर होता है और स्ट्रीम रीडर होता है। तो पहले हम स्ट्रीम राइटर देखते हैं। स्ट्रीम राइटर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया SRT यानी स्ट्रीम राइटर, और उसका आपको पता है इसमें जो क्लास होती है ना, क्लास, ये रेफरेंस टाइप होती है। ये मैंने क्वेश्चन भी दिया था, ये रेफरेंस टाइप होती है और इसको हमेशा न्यू के साथ इसका ऑब्जेक्ट बनता है। जो भी रेफरेंस टाइप होते हैं हमारे पास क्लासेस, उनके ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू के साथ बनते हैं, ये याद रखिएगा। रेफरेंस टाइप जो भी वेरिएबल बने वो न्यू के साथ हम बनाते हैं। ठीक है, मतलब ये पॉइंटर होते हैं। तो SRT हमने बना दिया और इसको हमने न्यू स्ट्रीम राइटर यानी इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया। तो अब यहाँ पर हमने इसके कंस्ट्रक्टर में फाइल का नाम देना होता है। जिस फाइल को आपने रीड राइट करना है, जिस फाइल में आपने राइट करना है वो आपने यहाँ पर नाम देना होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये जो फाइल है, टेक्स्ट फाइल हमारी, उसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, खाली है। ये देखिए, आप देखें ये फाइल बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, myfile.txt। तो इसको मैं अब देखते हैं हम कोड को एग्जीक्यूट करके। तो एग्जीक्यूशन कैसे होती है, सबसे पहले आपने स्ट्रीम राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, उसमें फाइल डालनी होती है। तो ये फाइल को खुद ब खुद ओपन कर लेता है, ये स्ट्रीम राइटर जो है, ये जो है ये खुद ही उस फाइल को ओपन कर लेता है, यानी इसके कोड में लिखा हुआ है कि जो भी इसको फाइल देंगे वो उसको ओपन कर लेगा। तो हमने ये फाइल थी हमारा, इसमें नाम हमने स्ट्रिंग में स्टोर करवाया हुआ था, वो हमने पास कर दिया। अब हमने एक लाइन ली जिसको हमने राइट करवाना है। हमने कह दिया द स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू दिस इज न्यू लाइन, मतलब कि ये हम उसको ऐड करने लगे हैं। फिर हमने SRT.WriteLine, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप console.WriteLine लिखते हैं ना, तो वो कंसोल पर लिखा जाता है। तो ये आप SRT स्ट्रीम राइटर जो है वो क्या करेगा, वो फाइल में राइट करवा देगा। यानी जो फाइल आप यहाँ पर देंगे उस फाइल में वो लाइन जो है राइट करा देगा, और उसके बाद आपने उसको क्लोज करना होता है। ये क्लोज खुद नहीं होता। ठीक है, स्ट्रीम राइटर ओपन खुद ब खुद होता है और उसको आपने क्लोज करना होता है। तो ये सिंपल सा कोड है, और एंड पे मैंने एक जस्ट मैसेज डिस्प्ले करा दिया कि जब ये सक्सेसफुली कोड ऊपर वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो लाइन में मैंने कंसोल पर मैसेज जस्ट डिस्प्ले करा दिया कि आपका डेटा जो है वो राइट हो चुका है। तो अब हम इसको देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं।
मेन में जब एग्जीक्यूशन शुरू होगी, पहले इसमें फाइल का नाम आ जाएगा, स्ट्रीम राइटर जो है इस फाइल को ओपन कर लेगा, और फिर ये लाइन इसमें स्ट्रिंग में आ जाएगी, लाइन में, फिर लाइन हम राइट करवा देंगे और फिर स्ट्रीम राइटर को क्लोज करा देंगे। ये सिंपल स्टेप्स हैं। अब हम देखते हैं इसको, हम एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके हम शो करते हैं सर जी, स्क्रीन हम तो आपको। विंडो फार्म कर रहे थे, वो सिर्फ उतना ही करना था। नहीं नहीं, आप हौसला करें, उतना क्यों करना है? ये आपको फाइल का मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ। ये कंसोल और विंडोज फार्म आज के बाद आपके लिए एक ही होना चाहिए, ठीक है? अब आपने जी सर। टेक्निक्स पढ़नी है सारी। मैं पहले सिंपल वे में आपको चीजें बताऊंगा, उसके बाद हम विंडोज फार्म पे वो चीजें अप्लाई करेंगे, ठीक है? सर वो हमने कैलकुलेटर बनाया था जो आपने टास्क दिया था, हाँ उसकी जी मुझे, फंक्शनैलिटीज भी ऐड की थी। जी जी मुझे पता है, और वो मैं अभी देखूंगा, आप थोड़ा वेट करें। जी सर। हाँ जी। जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको उस पर फोकस करें। जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं, ये जो आपके क्वेश्चन हैं, वो आप उसको बाद में कर किया करें। जो चीज़ें आपके जहन में है ना, वो सारी हमने करनी है, ये याद रखिएगा। जो जो टॉपिक हम लिंक्ड करने हैं, हमने जिस जिस तरह हमने इस कोर्स को लेकर चलना है, उस हिसाब से मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक प्रोग्रामर के लिए कंसोल या विंडोज फॉर्म, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। उसके लिए फंक्शनैलिटी होती है कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है। ये विंडोज फॉर्म या कंसोल, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए या इनपुट या आउटपुट के लिए यूज होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है? मेन चीज होती है, आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होती है, कौन सा काम कैसे करना है। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये कंसोल का है या विंडो फॉर्म है, ये जस्ट आपको एक्सेस देता है डाटा को रीड या राइट करवाने के लिए, ठीक है? तो अभी मैं कंसोल का मैकेनिज्म यूज कर रहा हूँ डाटा को रीड या राइट कराने के लिए, मतलब देखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लाइन डिस्प्ले कराई हुई थी कंसोल पर, लाइन हैज बीन रिटन। अब ये लाइन कहाँ पर राइट करवाई थी हमने? कंसोल फाइल में। तो अब हम फाइल को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या ये हमारी लाइन वाकई में लिखी गई है। तो मैं ये शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। ये माई फाइल डॉट टेक्स्ट है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ आपके पास। अच्छा, इसको दोबारा शेयर करना। तो ये देखें, इसके अंदर वो डाटा जो आपने उधर से राइट करवाया था वो यहाँ पर पहुंच चुका है। दिस इज न्यू लाइन, यही हमने उधर से राइट करवाया था, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अगर हम उसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो एक और लाइन लिखी जाएगी, आ जाएगी उसके अंदर, ठीक है? तो ये बेसिकली मैकेनिज्म होता है जिससे जिसके थ्रू हम डाटा को राइट करवाते हैं। अच्छा, अब एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताता चलूं, ये जो स्ट्रीम राइटर है ना, ये क्या करता है? अगर फाइल मौजूद नहीं है, इफ देयर इज नो फाइल विद सेम नेम, अगर वो फाइल नहीं है जो कि हमने इसको नाम दिया हुआ है, ठीक है? तो ये उस नाम की फाइल खुद क्रिएट कर देता है, ठीक है जी? तो ये क्या करता है स्ट्रीम राइटर? क्रिएट द फाइल, क्रिएट फाइल ऑफ दैट नेम ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको दिखाता हूँ वहां से डिलीट करके फाइल को। ये फाइल थी, यहाँ पर हमने इसको हम डिलीट कर देते हैं, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया है, ठीक है? सर जैसे ऊप में खुद क्रिएट हो जाती थी का फाइल हाँ जब जी, हम यूज करते हाँ थे। जी, बिल्कुल। तो यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया, और अब मैं कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं दोबारा इसको रन करूंगा, तो रन सक्सेसफुली हो गया। अब मैं वहां पे जाके फोल्डर आपको शो करता हूँ कि उस फोल्डर में हमारे पास फाइल क्रिएट हुई है कि नहीं। ये देखें, यहाँ पर वो फाइल क्रिएट भी हो गई है, ठीक है? इसका मतलब है कि जो स्ट्रीम राइटर है, अगर उसको वो फाइल का नाम ना मिले या वो फाइल वहां पर उसको मौजूद ना मिले, तो वो फाइल उस नाम की खुद क्रिएट भी कर देता है, ठीक है? तो ये मैकेनिज्म है फाइल को
फाइल में डाटा राइट करवाने का। अब इस फाइल से डाटा रीड करने का मैकेनिज्म क्या है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, आसान है, उसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रीम रीडर सॉरी। मैं इस कोड को बंद कर देता हूँ। ये मैंने इससे पहले यहाँ पे स्ट्रीम रीडर का कोड भी लिखा हुआ है, इसमें भी वही काम करना है आपने। सबसे पहले स्ट्रीम रीडर एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें वो फाइल का नाम दे देना है। मैंने यहाँ पे कंक्रीट लिखा है, मैंने ऊपर वेरिएबल में स्टोर कराया है, तो मैं यहाँ पे जो भी फाइल का नाम था मैं इसको कमेंट से बाहर कर देता हूँ, क्योंकि ये दोनों में यूज कर रहे थे फाइल नेम। तो यहाँ पर मैं फाइल नेम दे देता हूँ। ठीक है जी। अब इस फाइल नेम को ये स्ट्रीम रीडर खुद ही ओपन कर लेगा। ठीक है, अब जब ओपन कर लिया तो इसने, जाहिर है जब ये फाइल से डाटा रीड करेगा तो हमें कहीं पे रखना भी तो पड़ेगा ना, बिल्कुल ऐसे जैसे C++ में हम रखते थे। तो उसके लिए हमें पहले कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कि जो डेटा वहां से आएगा वो हम कहाँ पर रखवाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लाइन। तो इसको मैंने अभी खाली असाइन कर दिया, इसको मैं डबल कोट असाइन कर दूं ऐसे। इसका मतलब भी है कि अभी कुछ भी नहीं इसको असाइन, या मैं लिख दूं स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, तो ये दोनों सेम ही है। ठीक है, इसका मतलब है ये इसको डबल कोट है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये लाइन, ये जो वेरिएबल है इसमें अभी कुछ भी नहीं पड़ा। तो हमारे पास अगर एक लाइन हो तो हम सिंपल ये करेंगे, लाइन इज इक्वल टू SR स्ट्रीम रीडर डॉट रीड लाइन। ये इसका फंक्शन होता है जो कि रीड करता है। बिल्कुल ऐसे ही कंसोल डॉट रीड लाइन का फंक्शन होता है ना, वो कंसोल से वैल्यू रीड करके रिटर्न करता है एज ए सर स्ट्रिंग। अगर कंसोल डॉट खाली राइट लिखें तो फिर नहीं वो शो यार करेगा वो वैल्यू? कंसोल से करने के लिए होता है ना, हम फाइल से रीड कर रहे हैं। लेकिन रीड केला भी काम कर जाता है कभी कभी। नहीं, रीड वो कर लेता है, अकेला भी काम करता है, डेट इज समथिंग एल्स। तो अभी हम फाइल से डाटा को रीड करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो, सर समझ नहीं इतनी क्लियर लग रही। ओके, फाइल से हम डाटा रीड करना होता है तो हमारे पास पहले एक फाइल होनी चाहिए और उसमें कोई डाटा पड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक क्लास होती है स्ट्रीम रीडर की। उसका आप एक वेरिएबल या इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराते हैं। जब न्यू के साथ, हमेशा क्लास का ऑब्जेक्ट C# में हमेशा न्यू के साथ बनता है, ये आपने बात याद रखनी है। C# में क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा न्यू के साथ बनता है। तो आपने न्यू के साथ इसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें फाइल का नाम पास कर दिया जिस फाइल से डाटा रीड करवाना था। तो ये जो स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट होता है, इसको जो फाइल का नाम दिया जाता है इसको वो खुद ही ओपन कर लेता है। ओपन कर लिया तो जाहिर है अगर हम इससे डाटा रीड करेंगे तो रीड करके अपने प्रोग्राम में कहीं रखना है ना। तो जब प्रोग्राम में हमें कहीं रखना है तो हमें कोई वेरिएबल चाहिए, हमें कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए कोई जगह चाहिए ना। तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे हम कंसोल से डाटा रीड करने के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसी तरह फाइल से डाटा जो रीड होना है उसको कहीं पर स्टोर करना है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। अब जब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो रीडर, जो स्ट्रीम रीडर होता है, उसका एक फंक्शन होता है रीड लाइन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंसोल का एक फंक्शन होता है कंसोल डॉट रीड लाइन, तो वो कंसोल से डाटा रीड करता है। ये SR डॉट रीड लाइन कहाँ से डाटा करेगा, फाइल से डाटा रीड करेगा। ये स्ट्रीम रीडर है, इसने फाइल से डाटा रीड करना है, तो फाइल से डाटा रीड करेगा। तो वो एक लाइन जो है, हमने रीड लाइन कहा है, तो एक लाइन वो वहां से रीड करके इसमें स्टोर कर देगा। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही लाइन है तो फिर तो ओके है, लेकिन अगर हमारे पास ज्यादा लाइंस हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एक लूप लगा लेंगे। लूप ठीक लगा है, देंगे सर। तो हमारे पास लाइंस ज्यादा भी हो सकती हैं एक से, इसलिए हम
ने एक लूप लगाया वाइल लाइन में हमने रीडर से लाइन गेट कर ली फाइल में जो थी और देख लिया कि क्या ये नल तो नहीं आई। नल से मुराद होता है कि जब रीडर को फाइल एंड तक पहुंच जाए, सारी रीड कर ले, तो उसको आगे कोई लाइन नहीं मिलती, उसको कहते हैं ये नल स्टेट है। तो जब रीडर सारी लाइंस रीड कर लेगा तो उसको नल मिलेगा। तो जब तक उसको नल वैल्यू नहीं मिलती तब तक हम उसको कहेंगे कि रीड करते जाओ। ठीक है, ये लूप की कंडीशन लग गई हमने। तो फिर हमने क्या किया, कंसोल में वो लाइन जो रीड हुई थी फाइल से उसको हमने डिस्प्ले करा दिया कंसोल पर, ताकि हम चेक कर सकें कि कौन कौन सी वैल्यू उसने रीड की है। ठीक है, और एंड पे जाके हमने वो स्ट्रीम रीडर को क्लोज कर दिया। ये सर हम मैकेनिज्म इसमें एंडल किस तरह यूज करेंगे, जैसे हम उधर ENDL नेक्स्ट लाइन वगैरह यूज करते थे जाने के लिए? एंडल नहीं करते, ये लाइन जो है ना ये ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन ही करता है। ठीक है, ये ठीक। ऑटोमेटिकली उसको एंडल लगा देता है। और सर इधर हमने स्ट्रिंग लाइन इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी किया, ये वैसे ही है जैसे हम कोई वेरिएबल लेते थे उसमें वैल्यू होती थी गार्बेज, उसको हम 0 के इक्वल रख के इनिशियलाइज कर लेते थे? बिल्कुल ये ऐसे है, मैंने जो लिख दिया ना डबल कोड, ठीक हो गया सर, मतलब इसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी, ये इसमें कोई बिल्कुल वैल्यू एम्प्टी नहीं। हो गया। आप इसको सिंपल ये भी कर सकते हैं, यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर ओके सर। कराना है। ये सिर्फ ओके सर। कंफर्मेशन रहती है कि अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये हम डबल कोड सिंपल लगा दें या हम स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी लगा डॉट दें। एम्प्टी। ठीक है, तो ठीक ये है सर। सेम ही चीज है, इससे हमें ये सामने नजर आ रहा है कोड में कि अभी ये इनिशियलाइज हुआ, इसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई। ठीक है, जी सर ठीक। ओके जी। तो इसके बाद हमने एक लूप लिया, ये जो हमने ये वाइल में आपने लाइन लगाया, ये हाँ जो जी कोड लिखा आपने जो मार्क किया है, ये पहली दफा हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो आई इज इक्वल टू एज 0 रखते थे या लेस देन रखते थे और आगे प्लस प्लस हाँ कहते थे, जी कोई भी कंडीशन जब लगाते थे। जी जी, हमने अभी पता क्या किया है, हमने अभी वाइल लूप लगाया है। तो वाइल लूप में जो कंडीशन होती है वो वो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले आ जाती है। अलग से होती है, इनिशियलाइजेशन अलग से होती है, उसकी कंडीशन अलग से लिखते हैं, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर करना हो तो वो अलग से करते हैं। तो यहाँ पे हमने वैल्यू को वेरिएबल को इनिशियलाइज यहाँ पे करवाया है, फिर उसमें यहाँ पे वैल्यू लगा के कंडीशन लगा दी है। और ये जो रीड लाइन का फंक्शन है ना, ये एक्चुअली ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड होता है। जब भी नेक्स्ट दफा यहाँ पे आएगा ना, तो ये इसने एक लाइन पहले रीड की होगी तो वो उसको पता होगा मैंने ये रीड कर लिया है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली अगली लाइन ही रीड करेगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर जाता है रीड लाइन का फंक्शन। तो यहाँ पर फिर हमें अलहदा से लाइन प्लस प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये रीड लाइन का फंक्शन ऑटोमेटिकली इसको पता होता है कि मैंने पहले कौन सी लाइन रीड की है, अब मुझे नेक्स्ट वाली लाइन करनी है, ये ऑटोमेटिकली कर लेता है। ठीक है, ये इस वजह से भी ये आसान है कि हमें खुद से नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इसमें पहली मर्तबा जब ये फंक्शन चलेगा तो पहली लाइन आएगी, तो वो लाइन आके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। फिर ये क्लोजिंग ब्रैकेट पे आएगा, फिर कंडीशन पे आएगा। कंडीशन में क्या होगा, इस रीडर दोबारा लाइन रीड करेगा। अब ये लाइन जो रीड करेगा वो नेक्स्ट लाइन होगी, और ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि इसने एक लाइन पहले रीड कर ली, अब दूसरी करनी है। फिर दूसरी लाइन रीड करेगा और इसमें वैल्यू रिटर्न आ जाएगी, इस वैल्यू को हम डिस्प्ले करा देंगे कंसोल पर, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर दोबारा यहाँ पर जाएगा, अनटिल के जब तक वो सारी लाइंस रीड नहीं कर लेता ये रीड करता रहेगा। जब आखिरी लाइन भी रीड कर लेगा तो नेक्स्ट लाइन रीड करते वक्त इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो ये नल रिटर्न करेगा। तो जब ये नल नहीं होगा तब तक ये रीड करेगा, और जब नल हो जाएगा, वैल्यू नल आ जाएगी, इसमें नल मतलब जीरो आ जाएगी, अब नेक्स्ट कोई भी लाइन नहीं है रीड करने के लिए, तो फिर ये यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा लूप, और फिर हमारा स्ट्रीम रीडर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक दफा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। अब देखें यहाँ पर एक ही लाइन थी चूंकि फाइल में, इसलिए उसने एक लाइन यहाँ पर डिस्प्ले करा के टर्मिनेट कर दिया है।
अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ज्यादा लाइंस होती तो फिर हम देखते हैं, मैं फाइल में कुछ और लाइन भी कॉपी कर देता हूँ। ये हमारे पास फाइल ओपन हो गई और इसको मैं यहाँ पर कहता हूँ कि दिस इज लाइन 2 एंड दिस इज माय डेटा, आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग, हाउ अबाउट यू। ठीक है, ये मैंने मल्टीपल लाइन इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा वही कोड क्या ये सारी लाइंस रीड कर लेता है कि नहीं करता। ठीक है, इसको लाइन में लिख के इसको मैंने सेव कर दिया, टेक्स्ट फाइल में सेव करना होता है, लिख के कोई भी चेंज करें तो उसमें। अब ये होगा क्या, जब ये लूप चलेगा, स्ट्रीम रीडर को हमने वो फाइल का नाम दे दिया, इसने वो फाइल का नाम लेकर ओपन कर दिया। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसमें हम वो जो रीडर लाइन रीड करेगा वो इसमें हम स्टोर करते जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर उसको डिस्प्ले करा लिया। तो जब ये पहली लाइन में जाएगा तो ये रीडर पहली लाइन रीड करके इसको रिटर्न कर देगा, लाइन में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर दोबारा जब आएगा यहाँ पर रीडर नई लाइन रीड करेगा और वो लाइन में क्योंकि कोई डेटा होगा वो नल नहीं होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, नॉट नल की कंडीशन है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर जाएगा और वो लाइन भी डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह बारी बारी सारी लाइंस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी और एंड पर जब कोई लाइन बाकी नहीं रह जाएगी, फाइल के एंड पे पहुंच जाएगा तो ये स्ट्रीम रीडर जो है उसको नल रिटर्न कर देगा। जैसे ही नल रिटर्न करेगा लाइन में नल आ जाएगा तो वो क्या करेगा, नल वैल्यू जो है नॉट इक्वल नल हो जाएगी, यानी अब नल वैल्यू आ चुकी है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर उसको क्लोज कर देगा और आपको स्क्रीन पर सारा डाटा नजर आ जाएगा। इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ, लाइन में कोड में मैंने कोई चेंज नहीं किया और इसको हम कंसोल के आउटपुट देखते हैं, ये आ गई। दिस इज न्यू लाइन, दिस इज लाइन 2, दिस इज माय डेटा, आई एम लर्निंग फाइल हैंडलिंग, हाउ अबाउट यू। ये सारा वही डाटा था जो मैंने वहां पर ऐड किया था। तो लाइन बाय लाइन वहां से डाटा मेरे पास प्रोग्राम में आ गया है। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी यूज फाइल हैंडलिंग इन आवर प्रोग्राम। अब हमने इसको क्लास के कंसोल पर अभी किया है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि फाइल को कैसे रीड या राइट करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रोग्राम की तरफ जो कि विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है। मैकेनिज्म सेम ही होता है सर जी। सर इसमें सी प्लस प्लस की निस्बत आसान है फाइल हैंडलिंग, वहां पे हर लाइन के लिए अलग अलग कोड लिखना इसमें पड़ता था। बहुत आसान है, अभी मैंने आपको सिर्फ स्ट्रीम रीडर पढ़ाया है, इसमें और भी बड़ी सारी क्लासेस हैं। इसमें फाइल की क्लास है, वो सारा डाटा इकट्ठा ही रीड कर लेती है और लाइन बाय लाइन उसको अरे में स्टोर कर देती है। आई विल टीच यू, ये बहुत आसान है, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे। इसमें कोड करना भी और कोड को अंडरस्टैंड करना भी ये बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा आपका फोकस चाहिए इसमें। अच्छा जी, मैकेनिज्म सेम ही होता है जो मैंने आपको बता दिया फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, अब देखें, अब वहां पर क्या था, वहां पर चूंकि कंसोल था, मैं डाटा कहाँ से कहाँ पर डिस्प्ले करा रहा था, कंसोल पे। अब यहाँ पे मेरे पास फॉर्म है, अब मैं डाटा कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, फॉर्म पे, क्योंकि ये फॉर्म है तो मैं डाटा अपना फॉर्म में डिस्प्ले कराऊंगा। ठीक है, तो फॉर्म में हम डाटा कैसे डिस्प्ले कराएंगे, फाइल से डाटा रीड कैसे करेंगे, तो वो भी अब हम देख लेते हैं। उससे पहले, देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोल्स बताऊंगा इसके। हमने लास्ट टाइम एक दो कंट्रोल देखा था जिसको हमने बटन कहा था, लेबल कहा था, टेक्स्ट बॉक्स कहा था। ठीक है, ये हमने कुछ कंट्रोल्स देखे थे। आई होप कि आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। मैं एंड पे, क्लास के एंड के 10-15 मिनट होंगे, उसमें आपका वो काम देखूंगा जो मैंने आपको दिया था कैलकुलेटर का, और उसके बाद मैं टैग क्रिएट कर दूंगा गूगल क्लासरूम पर, आप सारे लोग वहां पर उसको अपलोड कर देंगे अपने काम को। ठीक है, अच्छा जी, तो अच्छा ये कंट्रोल लगा, इसको मैं पहले रिमूव। ये बटन है,
बटन को आपने देखा, मैंने आपको बताया कि बटन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बटन के कुछ बैकएंड पे इवेंट्स कॉल होते हैं, और इवेंट्स बेसिकली एक फंक्शन के साथ जुड़ा होता है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं वो आपका वो फंक्शन को कॉल करा दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझें कि वहां पे कंसोल बेस पर आप फंक्शन की कॉलिंग होती थी, वहां पे आप मेन्यू बेस का भी काम करते थे ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐड करना है तो 1 प्रेस करें, डिलीट करना है तो 2 प्रेस करें, रिमूव एडिट करना है 3 प्लस प्रेस करें, वगैरह वगैरह। तो वहां पर आप उस तरह काम करते थे। अब वही फॉर्म को आपने यहाँ पे बटन की फॉर्म में कर दिया कि अगर आपने डाटा गेट करना है तो ये वाला बटन प्रेस कर दें, अगर आपने डाटा एडिट करना है तो ये वाला बटन प्रेस कर दें, अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले कराना है तो ये वाला बटन प्रेस कर दें। तो बेसिकली अगर आप डीप डीप करेंगे तो डिस्प्ले का मैकेनिज्म चेंज हुआ है, बाकी वो चीजें वही हैं। फॉर एग्जांपल आप वहां पे कहते थे अगर आपको ऐड करना है तो 1 प्रेस करें, तो जब 1 प्रेस करता था यूजर तो पीछे ऐड वाला फंक्शन कॉल होता था। ऐसे है कि नहीं? जब आपको वैल्यू कोई ऐड करवाना, आपने मेन्यू दिया ऐड करने का, तो वहां पे बैकएंड पे क्या होता था, उसके पीछे ऐड वाला कोड कॉल होता था, जो आपने स्विच लगा के या इफ एल्स लगा के बीच में फंक्शन कॉल कराए होते थे। तो यहाँ पर जब आप बटन क्लिक करेंगे तो बेसिकली उस बटन के पीछे जो फंक्शन उसके साथ अटैच किया है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म सेम होता है लेकिन व्यू डिफरेंट होता है इसमें। ओके जी, ये बटन है, इसकी प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई थी। इसके बाद हम आप देखते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स को मैं यहाँ पर लगाता हूँ। ठीक है, चेक बॉक्स नॉर्मली हम किस लिए यूज करते हैं? नॉर्मली जब हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो और हम एक से ज्यादा वैल्यूज को सेलेक्ट कर सकें तो हम कहते हैं कि यहाँ पर चेक बॉक्स यूज करते हैं। ठीक है, मल्टी सेलेक्ट इसको करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 चेक बॉक्स यूज कर लेता हूँ या 3 चेक बॉक्स यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने उसको ये बताना है कि किसी बंदे को मैंने कहना है कि आप सेलेक्ट करें कि विच डे यू विल कम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक लेबल लगाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इस लेबल की मैं टेक्स्ट रख देता हूँ विच डे यू विल कम। ठीक है जी, मैंने यूजर से क्वेश्चन पूछा विच डे यू विल कम। अब यूजर, आपको पता है कितने दिन होते हैं वीक में? 7 दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। तो मैं यहाँ पे सारे तो नहीं लिखता लेकिन मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। तो अब इनको जब नाम की हमने ऑप्शन देनी है तो चेक बॉक्स की भी एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट की। ठीक है, तो इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में मैं पहले लिख देता हूँ मंडे, फिर दूसरे को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्यूसडे, फिर मैं तीसरे को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेडनेसडे। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने उसको 3 ऑप्शन दे दिए। तो हालांकि ज्यादा दिन होते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतने ही ऑप्शन लिखता हूँ। आप ये समझें फॉर एग्जांपल ये वीक के डेज हैं। अब आप ये चाहते हैं कि यूजर एक से ज्यादा दिन भी सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कि आपको कोई पूछे आप यूनिवर्सिटी किस किस दिन आ सकते हैं, सिलेक्ट करें, तो आप एक से ज्यादा दिन सेलेक्ट कर सकते हैं ना, ऑप्शन है। तो इसको जब मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, जब ये फॉर्म बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा